आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। यादें मेरे दौर की का 11वां एपिसोड लेकर मैं आज हाजिर हूं। पिछले एपिसोड्स का जो स्वागत, जो इस्तकबाल आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड्स में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मेहदी हसन, किशोर कुमार, भगवान दादा, दीपक पराशर, बहुत से लोगों की चर्चा उसमें हुई। अमीन साहब, विनोद शर्मा, बड़ी बड़ी हस्तियों की चर्चाएं उन एपिसोड्स में हुई, जिन्हें आपने सराहा भी और पसंद भी किया, और इतिहास के उन हिस्सों को, उन अंगों को जानकर आपको खुशी हुई। दोस्तों, मैं आपसे 50 साल, 40 या 50 साल पहले की यादें बांट रहा हूं। जब रेडियो सिलोन में अनाउंसर की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी सेक्शन के हेड शिव सागर मिश्र भी शामिल थे। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने मुझे बाहर आकर बधाई दी और कुछ शब्द कहे जो आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। वो शब्द थे, मनोहर, तुम रेडियो सिलोन जा रहे हो तो एक वादा करो, तुम हिंदी की प्रतिष्ठा को हमेशा ध्यान में रखोगे। मेरी समझ में नहीं आया कि शिव सागर मिश्र, जो खुद भी एक बहुत बड़े न्यूज़ रीडर थे और न्यूज़ सेक्शन के हेड थे, ये सेंटेंस मुझसे क्यों कह रहे हैं कि तुम हमेशा हिंदी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तो फिर मैंने कहा, सर कुछ स्पष्ट कीजिए ना। तो उन्होंने कहा, देखो, ज़्यादातर जो रेडियो सिलोन से प्रोग्राम आते हैं, कभी कभी मैं सुनता हूँ, उसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी और उर्दू के वर्ड्स होते हैं, तो तुम प्रयास करना कुछ हिंदी के शब्दों को प्रतिष्ठित करो वहाँ। तो मैंने कहा, हिंदी के शब्दों को प्रतिष्ठित अवश्य करूँगा। मैं हिंदुस्तानी, जिसको मैं मानता हूँ कि मिक्स भाषा है, उसका मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी या हिंदी की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखूँगा। और दोस्तों, जब मैं रेडियो सिलोन पहुँचा तो आप में से बहुत से श्रोता उस दौर के मेरे साथ हैं, जो 75, 80, 85 इवन 90 साल तक के हैं। वो जानते हैं कि हिंदी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही मैंने रेडियो पत्रिका शुरू की थी, रेडियो मैगजीन, जो श्रोताओं के पत्रों पर आधारित होती थी। इसी तरीके से मानव की चंद्रमा पर यात्रा, अपोलो 11, 6 या 7 दिन जो रनिंग कमेंट्री मैंने की थी, वो हिंदी में थी। और मज़े की बात, वो ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी, रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट हुई थी, और उसमें मैंने हिंदी के प्रतिष्ठा का ध्यान रखा था। इसी तरीके से पोप पॉल VI जब कोलंबो यात्रा पर आए थे, तो उनकी जो मास थी, उनका जो वहाँ स्टे का पीरियड था, उसकी रनिंग कमेंट्री भी मैंने की थी। परमार साहब विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर वहाँ भी हिंदी की प्रतिष्ठा का मैंने ध्यान रखा था। और फिर श्रीलंका की सैर, हफ्ते के श्रोता, ये ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें हिंदी को प्रतिष्ठा मिली थी। और मृतप्राय गीतों का प्रोग्राम, भूले बिसरे गीत, जब मैंने शुरू किया, याद होगा आपको, वो रिकॉर्ड्स बजाने शुरू किए जिनकी जानकारी रिकॉर्ड्स पर नहीं थी। वो आप श्रोताओं ने, हमारे जागरूक श्रोताओं ने ही मुझे मुहैया की थी, और आज उस जानकारी का इस्तेमाल विश्व भर में होता है। क्योंकि उन रिकॉर्ड्स पर कुछ नहीं था, किसने गाया है, किसका म्यूजिक है, क्या है, नंबर सब मिट चुके थे। लेकिन आप लोगों की पत्रों के हिसाब से, जैसे भी 100-150 खत आते थे, उसमें से 100 खत एक से इन्फॉर्मेशन के थे, तो वो रिकॉर्ड पर लिख दिया जाता था। तो वहाँ भी हिंदी की प्रतिष्ठा ही सामने आई थी। ऐसे ही जब बॉम्बे में लौटा, तो मेरे जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम मैंने किए विविध भारती और रेडियो सिलोन के लिए, उसमें भी मैंने हिंदी की प्रतिष्ठा को हमेशा ध्यान में रखा। मुझे याद आते हैं किस्सा तोता मैना, एवरेडी के हमसफ़र,
एक धागे के मोती, बच्चों की अदालत, ये सारे प्रोग्राम, मोदी के मतवाले राही, सेंटोजन की महफिल जो 19 साल चला, उसमें हमेशा मैंने हिंदी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा। रेडियो पर मेरा यह प्रयास जारी था, लेकिन एक अवसर ऐसा भी आन पड़ा जहां सच में हिंदी की प्रतिष्ठा को स्थापित करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, एक चीज बताऊं, मैं रेडियो से जुड़ा, मेरी आवाज बाहर आई, आप लोगों ने पसंद किया, आवाज लोकप्रिय हुई। आवाज के इतने क्षेत्र हैं, जब मैं मुंबई के महासागर में आया तो रेडियो से ही जुड़ा हुआ था, रेडियो से ही मुझे लोकप्रियता मिली थी, रेडियो से ही मैं कर रहा था, लेकिन आवाज के क्षेत्र इतने ज्यादा थे कि बम्बई आके या मुंबई आके मुझे पता लगा, ट्रेड शोज होते थे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते थे, टैलेंट कॉन्टेस्ट जिसका आजकल बहुत चलन है, उस जमाने में डीलर कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, ऑक्शंस हुआ करते थे, यहाँ सब में आवाज की आवश्यकता होती थी। और मजे की बात यह कि दूरदर्शन का वजूद उस समय नहीं था, यानी 2 या 2.5 घंटे जो बंबई, दिल्ली या चेन्नई से या कलकत्ता से प्रसारण होता था, दूरदर्शन का शुरू हुआ था, वो इतना विस्तारित नहीं था कि घर घर पहुंच चुका हो, उस समय ऐसा नहीं था। अब हुआ क्या कि जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा पहला रेगुलर रेडियो प्रोग्राम था आप और हम, जो एस कुमार्स के लिए कुसुम जी के साथ मिलकर मैं करता था। और यही आप और हम प्रोग्राम जो है इतना लोकप्रिय हुआ, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ये A&H शूटिंग बनी। आप से ए लिया गया और हम से एंड तो था ही, आप से ए लिया गया और एच से हम से एच लिया गया। A&H शूटिंग एस कुमार्स ने लॉन्च की, तो ये प्रोग्राम की सफलता थी और हिंदी ओरिएंटेड स्टेट के वो थे। और जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था आप मध्य प्रदेश के, मैंने कहा जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। वहाँ भी हिंदी की प्रतिष्ठा बाहर आई थी। अब हुआ क्या कि एक दिन मुझे फोन आता है एस कुमार से, शंभू कुमार कासरीवाल जी का और अभय कुमार कासरीवाल जी, जो उस समय बागडोर थी जिनके हाथों में। मुझे कहा गया कि आप आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो मैं कोलाबा से जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहाँ से निरंजन बिल्डिंग 2 किलोमीटर, जहाँ उनका ऑफिस था, 2 किलोमीटर होगी। मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ बड़ी तामझाम दिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर थी कि एस कुमार्स ने फैशन शो डिजाइन करवाया था। फैशन शो, जी हाँ, करीब 150 फैशन शो की जो फैशन शो ऑल ओवर इंडिया होने थे, उसकी प्लानिंग चल रही थी। और वहाँ पर उस शो की जो उस शो को जो कोरियोग्राफ कर रही थी या कोऑर्डिनेशन कर रही थी, वो भी वहाँ उपस्थित थी। कोऑर्डिनेटर थी शांति चोपड़ा जी और कोरियोग्राफर थी उनकी बेटी संगीता चोपड़ा, जो बड़ी मतलब मशहूर कोरियोग्राफर उस दौर की थी। ये वहाँ थी, ठीक है। कुछ मॉडल्स बैठे हुए थे। मैंने मॉडल्स को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा था। मॉडल्स बैठे हुए थे, प्रेस पूरा बैठा हुआ था। मैं भी एक कोने में जाकर बैठ गया और सुनने लग गया कि क्या बातचीत हो रही है। बातचीत ये थी कि जो एस कुमार्स थे वो अपना जो शूटिंग और शर्टिंग का जो लॉन्च है वो कलकत्ता में करना चाहते थे। तो 6 शो प्लान किए गए थे कि कलकत्ता में 6 शो जो हैं वो किए जाएंगे। इस शो को एंकर कर रहे थे अर्जुन बजाज, जो उस समय के बड़े ही मशहूर एंकर माने जाते थे, स्टेज एंकर अर्जुन बजाज, जिनको हम एज बैच कहते थे। जी हाँ, प्यार से एज बैच कहते थे। तो वो उसको एंकर कर रहे थे। तो सारा जो प्रोग्राम था वो अंग्रेजी में बेस था, ठीक है। इसी बीच में बात होती रही और मैं चूंकि रेडियो का प्रोग्राम कर रहा था इस कुमार से, तो मैं कोने में बैठा हुआ था। सडनली पता नहीं क्या हुआ, शंभू कुमार जी कहने लगे कि उन्होंने शांति चोपड़ा जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे कहा, शांति जी क्या कलकत्ता में एक शो हिंदी में नहीं हो सकता? तो शांति चोपड़ा जी तो भड़क गई, बोले सर मैंने कितनी बार ट्राई किया,
आई हैव ट्राइड दिस, आई हैव ट्राइड दैट, वो हिंदी में शुरू करते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं और बाद में अंग्रेजी में स्विच ओवर कर जाते हैं। तो शंभू जी का मुंह उतर गया। फिर सडनली पता नहीं शंभू कुमार जी ने कहा, अरे मनोहर जी कुछ कहना चाहते हैं, और जबकि मैं कुछ कहना नहीं मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, मैं सुन रहा था। लेकिन हाँ, मुझे ये कमेंट खराब लगा था कि हिंदी में शो नहीं हो सकते, ये कहीं मेरे दिमाग में घुस गई थी बात। तो जैसे शंभू कुमार जी को मनोहर जी कुछ कहना चाहते, मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं क्या कहूँगा, मैं तो फैशन शो के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं कभी फैशन शो देखा नहीं है। मैं हाँ, थोड़ा सा आइडिया है कि ऐसा होता होगा, कुछ कपड़े होंगे, कुछ लोग पहन के निकलते होंगे, उसके बारे में बोलना होता होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अभी ये बात चल ही रही थी कि शांति चोपड़ा जी ने कहा, अगर दिस मैन इफ ही डज हिंदी शो, आई बेट 10,000 रुपीज आई गिव हिम। अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई। मेरी आंखों में तो खून उतर रहा है, जैसे किसी ने हिंदी की प्रतिष्ठा पर आघात किया हो। मैंने कहा मैडम शो है, पता नहीं क्या है, मैंने कभी फैशन शो देखा नहीं है, लेकिन आप जो कह रही हैं हिंदी में हो नहीं सकता, क्या होता है उसमें? बोले उसमें मॉडल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, चलना होता है, फिरना होता है, सजावट होती है। मैंने कहा अगर ये चीज़ें होती हैं तो हिंदी में या उर्दू में या हिंदुस्तानी में इतनी शेर व शायरी, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि उनके ज़रिए इनको पेश किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा आप चलिए मैं बैठ करती हूँ। तो शंभू कुमार जी ने बड़े खुश हुए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट, जैसे पॉलिटिशियन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जैसे उनको मालूम था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने तो बोले अब ऐसा है 6 शो कर रहे हैं, 1 शो मनोहर जी कर लेंगे हिंदी में, 5 शो अर्जुन बजाज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हुजूर मेरे इस समय 10-12 रेडियो प्रोग्राम चल रहे हैं, आई एम नॉट इन पोजिशन टू डू दिस शोज, कि मेरे रेडियो प्रोग्राम रह जाएंगे, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन जहाँ फिर उन्होंने शंभू जी ने कहा हिंदी की प्रतिष्ठा, अब उन्होंने मेरा वीक पॉइंट पकड़ लिया। मैंने कहा शंभू जी लेकिन मैं बाहर रहूंगा, तो बोले ऐसा कीजिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, आप ऐसा करें, ठीक है, आप पिकनिक की तरह कलकत्ता चलिए, ठीक है, आप शो कीजिए, रात की फ्लाइट से वापस आ जाइए और अपने रेडियो प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने बिजनेस मैनेजर जो थे क्या नेमावरकर साहब, तो उनसे कहा नेमावरकर महाजन जी की भी सीट बुक करो कलकत्ता के लिए, और ये टीम के साथ जाएंगे और शाम को जब शो खत्म हो जाएगा तो ही विल कम बैक, ठीक है, ओके। तो ठीक हो गया। अब साहब मैं तो जबरदस्ती फैशन शो का हिस्सा बना दिया गया, मुझे कुछ फैशन शो आता नहीं था। अच्छा, उस फैशन शो की जो एस कुमार की जो एजेंसी थी उसका नाम था सिस्टर्स, बॉबी सिस्टर्स उसके मालिक थे, और अकाउंट एग्जीक्यूटिव थी रूपा सांगले, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई बाद में। तो वो और अब टेलीट्रैक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज चलाती हैं, बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम और डबिंग और बहुत सी चीज़ें करती हैं। तो वो उस समय अकाउंट एग्जीक्यूटिव थी। बहरहाल साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे बता दिया गया कि ऐसा ऐसा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि ये फैशन शोज जो हैं उसके बारे में जानकारी मुझे थी नहीं। तो अब जब हम कलकत्ता की तरफ फ्लाइट भर रहे थे, वैसे जो अंग्रेजी एंकर होता है वो 10-15 रिहर्सल देख चुका होता है, तो मुझे कहा गया कि वहाँ पर एक फाइनल रिहर्सल होगी, वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद हिंदी शो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब फ्लाइट में जब हम चले तो किसी को नहीं मांगता कि मैं हिंदी एंकर हूँ, ठीक है, किसी को नहीं मांगा। वो कोई समझ रहे थे बिजनेस एग्जीक्यूटिव टाइप का, मैं थोड़ा सा मैं सूट वूट टाई वाई मारा करता था, तो मैं था। अब रूपा सांगले के पास में बैठ के मैंने, रूपा कहाँ फंस गया यार मैं, क्या? अरे बोले कुछ नहीं, फैशन शो होता क्या है मालूम है? तो अब आप लोगों को ये बता दूं कि आज के दौर के जो फैशन शो आप टीवी पे देखते हैं और उस दौर के फैशन शोज जो मैं करता था या किए थे मैंने, वो अलग होते थे। अभी आप जो फैशन शो देखते हैं वो रैंप पर लड़कियां जो है कैट वॉक करती हैं, दोनों तरफ ऑडियंस बैठी रहती है और लोग मॉडल्स को देखते हैं, उनके पहने हुए कपड़े देखते हैं। लेकिन उस दौर में क्या होता था, फैशन शोज जो होते थे 40 या 50 मिनट के होते थे, लेकिन एक कहानी के गिर्द होते थे। जैसे एक
छोटा सा लघु नाटक होता है 40 मिनट का, उस किस्म के होते थे और बाकायदा कहानी की तरह उन्हें पेश किया जाता था। जैसे साड़ियाँ पेश करनी है, सलवार कमीज पेश करनी है, सूट लेंथ पे, तो उसको एक थ्रेड में कहानी की तरह बतौर किया जाता था और उसमें एंकर जो था वो एक सूत्रधार का रोल जो है वो किया करता था। ठीक है, तो ये फैशन शो उस दौर के और इस दौर के थोड़ा सा फर्क आपको बताना चाहता था। अब हुआ क्या, मैंने रूपा से पूछा तो रूपा ने ये कहा, यार लघु नाटिका होती है, इसमें संगीत होता है, मॉडल एक तरफ से आता है, इधर जाता है, एक बड़ा स्टेज होता है, फिर एक रैंप होता है, पतला सा स्टेज, उसके दोनों साइड में ऑडियंस बैठती है, सामने ऑडियंस बैठती है और मॉडल्स आते हैं, एक एंट्री इधर से लेता है, एक इधर से लेता है, फिर जब प्रोडक्ट का वो करना होता है तो रैंप पर जाता है, उस पर लाइट आती है, उस समय तेरे को बोलना है कि ये शूटिंग है, ये फला है, ये मॉडल है। तो मैंने कहा यार तुम बड़े आसानी से कह रही हो, लेकिन पता नहीं, मैं कहने के वहाँ पहला शो अंग्रेजी में है तो देख लेना, बाद का शो हिंदी में है तो फिर देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों उस जमाने में मैं अपने साथ एक छोटा टेप रिकॉर्डर लेकर चला करता था, टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग के लिए। तो अब सब कलकत्ता पहुंच गए, ओबेरॉय होटल में, ओबेरॉय होटल जो कलकत्ता में बड़ा मशहूर होटल है, वहाँ पर फैशन शो होना था और वहीं हमारा स्टे का इंतज़ाम किया गया। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी कहानी आपको बहुत मज़ा आएगा आगे चलकर कि फिर हिंदी और अंग्रेजी का टकराव कैसे हुआ। अब फर्स्ट शो हुआ, शो का नाम था वी कम अलाइव, वी कम अलाइव। ठीक है, अच्छा, अब जब शो शुरू होता है, जो मैंने अंग्रेजी का शो शुरू हुआ, तो मैं ऑडियंस में बैठ गया और टेप रिकॉर्डर लेकर अपने छोटा वाला बैठ गया। मैंने कहा पूरा शो रिकॉर्ड कर लूंगा। तो एक ऑडियो विजुअल आया 7 मिनट का, और ऑडियो विजुअल के फौरन बाद स्टेज खुलता है और 4 फीमेल मॉडल्स जो हैं वो खड़े हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और मिस यूनिवर्स की तरह उनकी ऐसी पट्टियां हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और म्यूजिक चल रहा है, हल्का सा अंधेरा है, म्यूजिक चल रहा है, और ये जो मॉडल्स हैं ये स्टैच्यू की तरह खड़े हैं, स्टैच्यू मतलब मूर्ति की तरह ऐसे खड़े हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से म्यूजिक शुरू होता है, म्यूजिक शुरू होता है और उसके बाद एक एक मॉडल जो है लाइव हो। अब ये सब म्यूजिक का खेल हो रहा है। अब म्यूजिक शुरू हुआ और यहाँ से म्यूजिक जो चलता है 3 मिनट 10 सेकंड का म्यूजिक होता है, उसी के अंदर आपको कमेंट्री बोलनी है, और उसके बाद मैंने जो काउंट किया रिकॉर्डिंग के कि 3 मिनट 10 सेकंड के बाद पहला बैंग होता है ढ, और पहला मॉडल जो है फीमेल मॉडल वो लाइव होता है, उस पर लाइट आती है और रेंज दिखता है, फिर ढ दूसरा ढ तीसरा तो 4 टाइप के जो मॉडल्स थे फीमेल मॉडल्स वो खड़े हैं और वो आपको सिंक करने हैं। अब हुआ क्या, अर्जुन बजाज ने खूब सारे जोक, लेडीज एंड जेंटलमैन दिस एंड दैट एंड खूब सारे क्रैक किए जोक, और उसके बाद ही सेड लेडीज एंड जेंटलमैन विथ एस्कोमार्स फैब्रिक वी कम अलाइव। अब क्या होता है, जिनने फैशन शो देखा है, मॉडल्स के लिए क्यू जो होता है म्यूजिक का होता है, वर्ड्स का वो नहीं होता है क्यू, उनके लिए क्यू था म्यूजिक। अभी कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन विथ एस्कोमार्स फैब्रिक वी कम अलाइव। अब जो अलाइव है मतलब मॉडल हिल ही नहीं रहे, अलाइव का मतलब ये कि जीवित होना। ठीक है, अब वो क्या हुआ, इसे लेडीज एंड उसमें डा वो चारों मॉडल्स ने लाइट आई तो वो रेंजेस दिख रही हैं, इकोनॉमी, पॉपुलर, प्रेस्टीज, लग्जरी, ये 4 रेंज थे, उस पर हुआ था। यहाँ आपको बोलना था रेंजेस के बारे में, मिसिंग हो गया। तो मैंने सबसे पहले यही पकड़ा, मैंने कहा ये चीज जो है ना ये मुझे सिंक करनी है। ठीक है दोस्तों, शो देखा मैंने, पूरा रिकॉर्ड किया मैंने। ये 10 बजे सुबह का शो हो रहा था, सुबह 10 बजे, और 4 बजे कहा गया कि मैं हिंदी में शो करूं। दूसरा शो 4 बजे था, तीसरा शो 8 बजे रात को था, और फिर 3 शो दूसरे दिन थे। तो अब 4 बजे का शो मुझे करना था और 11 सवा 11 बजे ये शो खत्म हो गया था। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट वगैरह जो थे, गेस्ट वेस्ट जो आए हुए थे ऑडियंस, उनके हो रहा था। मैं अपने रूम में चला गया, रूम में जाके मैंने अपने को आपको लॉक किया, और जो टेप रिकॉर्डर था म्यूजिक के हिसाब से उसके पीसेस सुनने शुरू हो गए और लिखना शुरू कर दिया। तो 11:30 बजे तक मैं शुरू हो गया लिखना, और करीब 2:30 पौने 3 बजे मैं अपनी हिंदी स्क्रिप्ट के साथ तैयार था।
तो सबसे पहले मैंने जो डिसाइड किया वो ये किया कि जो मॉडल्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनको मुझे सिंक करना है। अब मैं घड़ी देख के कर रहा था कि 3 मिनट 10 सेकंड के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैंने ये घड़ी देख के शुरू किया। अच्छा, अर्जुन बजाज ने किया क्या, जोक्स क्रैक किए, फला क्रैक किया और मिस सिंक हुआ सब। तो मैंने सोचा कि एस कुमार की पॉलिसी में समझ चुका था, वो फैशन विद ट्रेडिशन इसको मानते थे। फैशन हो लेकिन विथ ट्रेडिशन। वो हल्कापन, चीपनेस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब चूंकि वहां बहुत सारे जोक क्रैक हुए थे, मिस का, तो मैंने सिर्फ सोच लिया, मैंने कहा कुछ लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ नहीं बोलूँ। मैंने सीधा जो शो शुरू किया, म्यूजिक शुरू हुआ और मैंने कहा कि दोस्तों, मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतिहास के उस बिंदु पर ले जाना चाहता हूं जहां अमीर खुसरो ने अपने बेटे गयासुद्दीन को नसीहत करते हुए कहा था, गयास, सुना है तू शायरी करने लगा है। अगर तुझे अपनी शायरी मकबूल करनी है तो हिंदुस्तान की फिजाओं को, हिंदुस्तान की हवाओं को, हिंदुस्तान के परिंदों की चहचहाहट को अपनी शायरी की रूह बनाओ। और फिर मैंने कहा, यही जज्बा, यही भावना एस कुमार के व्यापार का आधार है। ऊंची से ऊंची क्वालिटी, नीचे से नीचे दाम। दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो पछताए। लेकिन शादी में हर इंसान सूट जरूर पहनना चाहता है। अब ये सूट लेंथ की उस पे आ रहा था मैं, और इनकी जो 4 रेंज थी, इकोनॉमी, पॉपुलर, प्रेस्टीज और लग्जरी, तो ये मैंने कहा हर जेब के मुताबिक ये रेंजेस बनाते हैं। अगर रिक्शा चलाने वाला है तो उसके लिए भी है, मिडिल क्लास है तो उसके लिए भी है, उससे ऊपर वाला है उसके लिए भी है, लग्जरी भी है, ये सारी चीजें हैं। अब मैंने देख लिया कमर्शियल बोलते बोलते, मैंने कहा 10 सेकंड बचते हैं और ये स्टैच्यूज बनी हुई हैं दिस डे। तो मैंने एक शेर कहा कि शबाब आया किसी बुत पर, बुत होता है स्टैच्यू, तो शबाब आया किसी बुत पर, फिदा होने का वक्त आया। मेरी दुनिया में बंदे के खुदा होने का वक्त आया। तो पहला मॉडल लगा, मैंने कहा लग्जरी, पॉपुलर, प्रेस्टीज, इकोनॉमी, सब लिंक कर दिया। अब जैसे ही लिंक किया तो लोगों को लगा कि ये तो चमत्कार हो गया। वहां से क्लैपिंग आ गई, क्लैपिंग आ गई तो मेरा उत्साह बढ़ गया। जैसे ही मेरा उत्साह बढ़ा तो पहली मॉडल जो थी वीना प्रकाश, जिसको हॉट शॉट गर्ल उस जमाने में कहा जाता है, बड़ी पॉपुलर वीना प्रकाश, हॉट शॉट गर्ल कहलाती थी उस जमाने में। वो हरे पैंट सूट में एंट्री हुई। जैसे वो एंट्री हुई तो बाहर बारिश होने लग गई, पता नहीं क्या, तो हरा पैंट सूट पहने हुए थी। तो मेरे मुंह से निकला, हरियाला सावन सिमट आया है इस हरे पैंट सूट में, वीना प्रकाश। वो रैंप पे गई, उन पे लाइट आई, प्रोडक्ट का नाम आया, फिर तालियां आ गई। अब इस तरीके से जो शो था वो शुरू हुआ। अब उसके बाद जो मॉडल्स थे उनके नाम मैं बताऊं आपको तो आप ये वीना प्रकाश थी, फिर किरण ढोलकिया थी, महाराजा जयपुर की रिलेशन में थी, संगीता बिजलानी जो मिसेस मजहर खान है आजकल, अजहर खान सॉरी, अजरुद्दीन, आई एम सो सॉरी, अजरुद्दीन। फिर एना ब्रेडमायर थी, जिनके पिता पठान और माँ फ्रेंच, और 5 फुट 10 इंच जिनकी हाइट। शी लुक्स यूज्ड टू लुक लाइक वीनस ऑफ मॉडल एरा। आरती गुप्ता जो इस समय एडमैन कैलाश जी की पत्नी है। जफर लाल जी जो उस समय कैडबरी बॉय कहलाते थे, कैडबरी एड्स जितने थे वो किया करते थे। दिलीप ताहिर जो आज के दौर में बड़े ही मशहूर एक्टर हैं, वो मॉडल थे उसमें। जावेद खान भोपाल से थे, बहुत एक खूबसूरत हैंडसम बॉय। तो ये मॉडल्स थे। अब हुआ क्या कि इन मॉडल्स को ज्यादातर हिंदी जो है, हिंदी वाले कुछ ही लोग थे लेकिन एना ब्रेडमायर जो थी वो अंग्रेजी नहीं जानती थी। अब हुआ क्या कि मैंने जो एंट्री तो एना ब्रेडमायर, अब मैंने जैसे कि कहा पिताजी पठान, माँ फ्रेंच, तो खूबसूरत लड़की होगी, तो उसने एस कुमार की कादम्बनी साड़ी पहनी थी। एस कुमार की साड़ी का नाम था कादम्बनी। अब वो एंट्री होती है, जावेद खान इधर से आते हैं, एना ब्रेडमायर इधर से आती है।
तो जावेद भाई जब भोपाल से थे तो मैंने उनसे दोस्ती कर ली थी। मैंने कहा जावेद भाई ये एक आपका जो सीन है, गुलाब का फूल आप देते हैं एना ब्रेड मायर को, बोले तो मैं कुछ बोलूँगा इस पर तो आप थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे? बोले हाँ मनोहर भाई क्या बात है इसमें। तो वो जैसे एना ब्रेड मायर आई और इधर से जावेद आए तो वो गुलाब देते हैं, वो गुलाब मना कर देती है। तो इधर मैं कहता हूँ हाथ में गुलाब है और इधर मैं कहता हूँ चेहरे पर शबाब है, हुस्न इश्क को ना कह दिया। और एना ब्रेड मायर जो है ठुमकती हुई रैंप की तरफ जाती हैं। इधर ये जावेद खान जो हैं वो अपना जो गुलाब का फूल है वो लेकर ऐसा चले जाते हैं। अब एना ब्रेड मायर जैसे रैंप पर जाती है, वो पतला मतलब बड़े स्टेज से निकल पतले स्टेज पे जैसे जाती है, तो मैंने काउंट किया था कि वो 6 स्टेप लेती है, 1 2 3 4, और छठवां फ्लैट जो स्टेप है वो ऐसे लेती है जैसे वो ऑडियंस में जाने वाली थी लेकिन लौट आती है। तो मैंने उसको सिंग किया। तो जैसे ही वो रैंप की तरफ बढ़ी तो मैंने एक शेर कहा, देख दिल की जमीन लरजती है, देख दिल की जमीन लरजती है। और पहला स्टेप लिखा है हुस्ने जाना, दूसरा स्टेप हुस्ने जाना, तीसरा स्टेप हुस्ने जाना, हुस्ने जाना, हुस्ने जाना, हुस्ने जाना, कदम संभाल अपना। अब वो ऐसा लगा कि जैसे एंकर ने जो है मॉडल को रोक लिया हो। अब लोगों को ये लगा, लोग बहुत चक्के से वो सिंक हुआ। और इसके बाद जो एना ब्रेड मायर हैं वो रैंप पे कहीं ऐसी खड़ी हुई लाइट आई तो मैंने कहा, कमेंट किया कि एस कुमार की कादम्बरी साड़ी में ऐना सुंदर है ना। अब आप यकीन करेंगे सीटियां बजने लग गई, तालियां बजने लग गई, ऑडियंस कहने लगे अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब मैंने कहा ये हो क्या रहा है, भगवान माँ सरस्वती और भाषा भारती की जो थी, हिंदी भारती की, वो स्टैब्लिश हो रही थी। अब साहब शो जो है कंप्लीट हुआ, एक फिनाले आता है, उसको भी मैंने इमारत से किया कि किसी भी इमारत की नींव ऐसी होती है वैसी होती है। एस कुमार उसको मैंने इमारत और नींव से कंपैरिजन करके फिर फिनाले किया। फिनाले करने के बाद जो है वो सारा पहला जो शो था वो समाप्त हुआ। जैसे ही शो समाप्त हुआ तो शंभू जी, अभय कासरीवाल और उनके कुछ और सीनियर लोग दौड़े दौड़े आए मेरे पास, बोले बहुत अच्छा मनोहर जी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा शुक्रिया, अब मैं शाम की फ्लाइट से। बोले नहीं 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 आप जा नहीं रहे। आगे के सारे शो, कल के तीनों शो और आज का 8 बजे का शो, वो भी हिंदी में चेंज कर दिया गया। माय गॉड। तो मैं मां सरस्वती ऐसे मेरे हाथ उठ गए। और एक और बात बताऊं, ये एना ब्रेड मायर जिनको मैंने कहा था, तो ये जब मैं स्टेज, मुझे पता नहीं था कि ये अंग्रेजी नहीं जानती हैं। तो अब जैसे ही बैक स्टेज पर जब मैं था तो किसी को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। उस समय इन्हीं लेडीज में से कुछ ने कहा था व्हाट, शो इन हिंदी। उनको पता लगा कि शो हिंदी में हो रहा, कभी उन्होंने हिंदी में शो नहीं किया था। एंड दे वर स्पिटिंग शो इन हिंदी, थू शो इन हिंदी, थू। वो मैंने सुना था। और जब उसी लेडी ने पूछा कि व्हाट यू सेड, दे वर क्लैपिंग। अब मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी नहीं है, तो ट्रांसलेशन ऐसे किया कि ओ माय लव लिसन, द अर्थ ऑफ माय हार्ट इज शिवरिंग शिवरिंग। ये मध्य प्रदेशियों की अंग्रेजी है। तो वो इतनी, व्हाट दिस शिट यू सेड एंड दे क्लैप्ड। अब मैंने कहा मैं क्या करूं यार, ये अब तुम अपनी अंग्रेजी संभालो, मेरी हिंदी ने तो तालियां जो हैं वो कर ली। तो अब जो सारे शो जो थे वो दोस्तों जब हिंदी में हो गए तो फिर मैंने कहा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं फिर दूसरे दिन जाऊंगा। तो दूसरे दिन के भी तीनों शो किए, ये भी हिंदी में हो गया। और उसके बाद जो अगली बेल्ट शुरू हुई दोस्तों, वो थी बम्बई, यानी मुंबई, मुंबई से फिर हम दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से अमृतसर, ये सारा जो बेल्ट है हमने कवर किया। बाद में आपके रायपुर, भिलाई, गोवा, बहुत सारे जो थे वो किए मैंने। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि हिंदी की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के प्रयास में ये फैशन शोज़ मेरे हिस्से में आ गए। और मज़े की बात कि ये फैशन शोज़ जो थे, जब पेमेंट की बात आई तो आप यकीन करेंगे
इंग्लिश एंकर को 1500 रुपये और हिंदी वाले को 250 रुपये। तो जब ये शो हो गए कैलकाटा के, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं ये जो मेरी फ़ी है बढ़ाई जाए। तो संगीता चोपड़ा और आपके जो ऑर्गेनाइज़र थी उन्होंने हाथ उठा दिए, कहने लगे कि नहीं हमारे बजट में इतना, क्योंकि पैकेज होता है पूरे शो का जिसमें स्टेज होता है, लाइट होती है, साउंड होता है, सारा हेल्पर्स होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, वो सारी चीज़ें एक पैकेजेस होती हैं। तो जब ये एस कुमार तक ये बात पहुंची तो आप यकीन करेंगे मेरी फ़ी कितनी कर दी गई थी? 3000 रुपीज़ पर शो, 250 से 3000, अंग्रेजी वाले से डबल। और ये मैंने हमेशा किया जहाँ भी मैंने हिंदी के शो किए। आप यकीन मानिए कि मैंने करीब फैशन शोज जो हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट 17 साल तक किए। और जिन मिल्स के लिए मैंने किए, एक तो 1977 जिसकी बात है, लिंक 77, बेंजामिन गिलानी शो 1978 यूएसए में हुआ था रिकॉर्डेड पर, ओनली विमल 1978 फैशन शोज मैंने किए थे, श्री अंबिका मिल्स 1979, एस कुमार फैंसीज 1980 जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस एस कुमार फैंसीज। फिर उसके विपल सारीज 1982 शो ऑफ फैशन डिजाइनर्स, गजल गिटर जैक एंड जिल नाइट, एस कुमार उत्सव 1984, एस कुमार के तो बहुत शोज किए मैंने, एस कुमार उमंग 1986, जैस्मिन फैशंस 1990, आई लव मुंबई 1991, एस कुमार फैशन उड़ान 1992, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 1993, इंडिया ट्रेड फेयर मस्कत 1993, ट्रेंडी ट्रेंड्स 2000, ये मैंने शोज किए थे। और इन शोज में जिन मॉडल्स को मैंने प्रेजेंट किया उनके नाम भी सुनकर आप चौंक जाएंगे, वो आज के दिन स्टार हैं। मेहर जेसिया, नम्रता शिरोडकर, अर्पणा शर्मा, क्वीनी सिंह, रिया पिल्ले, सबा खलीली, मेघना रेड्डी, पूजा बत्रा, किमी काटकर, शर्मिला, संगीता बिजलानी, जूही चावला, एना ब्रडमायर, रुखसान ठोडीवाला, डेजी रे, नंदिनी सेन, आरती गुप्ता, किरण ढोलकिया, दीपक पराशर, आनंद बलराज, महेश आनंद, दिलीप ताहिल, जफर लाल जी, विकी साहू, जावेद खान, सलीम फतेही, लासिल्स, नज़ीर मित्था, बेंजामिन गिलानी। ये मॉडल्स थे जिनके साथ मैंने करीब 17 या 18 साल फैशन शोज किए। और फैशन शो का ये विस्तृत रूप था जिसको मैंने आगे बढ़ाया, ट्रेड शोज, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, टैलेंट कॉन्टेस्ट, डीलर कॉन्फ्रेंसेस, वैरायटी एंटरटेनमेंट, मैरिजेस सेलिब्रेशंस तक, और रियलिटी शोज जिनको आजकल आप देख रहे हैं। तो उपरोक्त सभी विधाओं के जरिए मैंने हिंदी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा। और मज़े की बात आपको एक बताऊं कि जब मैं रायपुर में राजमहल थिएटर था जिसका उद्घाटन फैशन शोज से हुआ था एस कुमार के, जी हाँ, और उसी समय रायपुर दूरदर्शन का भी जो है संचालन हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। और उसी दिन रात को शो के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था हिंदी के प्रतिष्ठा यज्ञ में रत मनोहर महाजन। आधे घंटे का इंटरव्यू टीवी पर हुआ था और ये टाइटल मुझे दिया गया था। तो वही गुरु जी जो हमारे, जिन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा याद रखना, हिंदी की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखना, शिव सागर मिश्र साहब जो हेड ऑफ द हिंदी सेक्शन थे, न्यूज़ सेक्शन थे उस दौर के, उनकी बातों को मैंने हमेशा फॉलो किया और हिंदी की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। ये फैशन शो के ज़रिए मैंने आपसे बताने की कोशिश की कि फैशन शोज होते क्या हैं। फैशन शोज में क्या होता है, एक मेन स्टेज होता है, एक रैंप होता है, मॉडल्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, मॉडल्स को देखा जाए तो एक किस्म से हैंकर होते हैं जिसमें क्लाइंट जो है अपने फैब्रिक को डिस्प्ले करता है कि ऐसे दिखेंगे आप, ऐसे दिखेंगे। तो मैं उनको हैंगर मानता था। लघु नाटिका जैसा होता है और बिल्कुल जैसे लघु नाटक होते हैं इस तरीके से हुआ करते थे। तो उस चित्र को खींचने का प्रयास करते करते मैंने आपको बताया कि फैशन शो और हिंदी कैसे चोली दामन का साथ था और किस तरीके से वो आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा और जो भी एंकर हैं आज के दौर के उनको ये पता लगेगा कि उस दौर में फैशन शोज हुआ कैसे। मेरा मकसद सिर्फ यही था आपको बताना।
और मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। नंबर तो आपको मालूम है, व्हाट्सएप नंबर 8779570776 और ईमेल एड्रेस, मुझे लगता है ईमेल एड्रेस, ईमेल करने में डरते क्यों हैं आप? मनोहर महाजन 2013@gmail.com। अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छी हो बुरी हो, ठीक है। अब अगले एपिसोड तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, नमस्कार।